नमस्कार। क्या भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ऐसा ऐतिहासिक बूम आने वाला है जो निवेशकों की किस्मत बदल सकता है? क्या चीन से छिनता हुआ बिजनेस अब पूरी तरह से भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है? आखिर मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी ग्लोबल फर्म ने भारत के लिए अपना टारगेट अचानक इतना क्यों बढ़ा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस बड़े बदलाव का सीधा फायदा किन स्टॉक्स और सेक्टर्स को मिलने वाला है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को लेकर एक बेहद शानदार आउटलुक जारी किया है। पहले उनका अनुमान था कि 2035 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 1.1 ट्रिलियन डॉलर रहेगा, लेकिन अब उन्होंने इसे भारी उछाल के साथ 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है। यह कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मौजूदा 15% से बढ़कर 20% तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर यह करिश्मा हो कैसे रहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, सरकार की सॉलिड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां 2020 से अब तक अलग अलग सेक्टर्स के लिए लगभग 33 बिलियन डॉलर का फंड एलोकेट किया जा चुका है। दूसरा ट्रिगर है चाइना प्लस वन की रणनीति। ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करके अपने सप्लाई चेन के रिस्क को घटा रही हैं और भारत उनके लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। और तीसरा बड़ा कारण है हमारी लगातार बढ़ती युवा वर्कफोर्स, जो आने वाले दशक में भारत को एक जबरदस्त लेबर एडवांटेज देने वाली है। अब नजर डालते हैं उस सेक्टर पर जहां सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इस रेस में सबसे आगे है। 2014-15 के बाद से इस सेक्टर के प्रोडक्शन में 7 गुना का उछाल आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में जहां हम सिर्फ 260 मिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते थे, आज यह आंकड़ा 29.6 बिलियन डॉलर के विशाल स्तर को पार कर चुका है। इसी के साथ मोबाइल फोन अब भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में निवेशित हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब असली सवाल यह उठता है कि क्या इस बम्पर ग्रोथ में निवेशकों के लिए कोई रिस्क भी है? बिल्कुल है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अगर ग्लोबल डिमांड में सुस्ती आती है तो इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का इंटीग्रेशन अभी भी एक चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत का पार्टिसिपेशन इंडेक्स सिर्फ 0.387 था, जो हमारे पड़ोसी प्रतिद्वंद्वियों जैसे वियतनाम 0.575 और फिलीपींस 0.412 से काफी पीछे हैं। अगर बुनियादी ढांचे में रुकावटें आती हैं या रिफॉर्म्स लागू करने में देरी होती है तो बेयर केस में यह 1.5 ट्रिलियन डॉलर का सपना 904 बिलियन डॉलर तक भी सिमट सकता है। तो अब निवेशकों के लिए क्या टेक अवे है? स्मार्ट इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों के स्टॉक्स पर अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और जिन्हें सरकार के प्ली प्रोग्राम का सीधा फायदा मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट के ट्रेंड्स ही भविष्य के वेल्थ क्रिएटर्स तय करेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो ऑटो सेक्टर से आ रही है। ऑटो स्टॉक्स इस समय जबरदस्त रफ्तार में हैं अपने शानदार Q1 नतीजों के दम पर। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के शेयर अपने 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ यूरोप में ऑटो सेल्स 13% बढ़ने की खबर से मदरसन और सोना BLW जैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो ईवी से जुड़ी लागतें बढ़ने के बावजूद अशोक लेलैंड का प्रॉफिट शानदार 11.7% बढ़ा है। हालांकि हुंडई मोटर को सेल्स में स्लोडाउन के चलते अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% की गिरावट का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है
कि चाहे वह मॉर्गन स्टेनली का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का भारतीय मैन्युफैक्चरिंग टारगेट हो या इंडियन ऑटो पार्ट्स रेवेन्यू का सालाना 10% की दर से बढ़ने का अनुमान, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बाजार में मौकों की कोई कमी नहीं है। अगर आप शेयर बाजार की सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी मार्केट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी मार्केट अपडेट आपसे मिस ना हो।